हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपकी यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की कवर करने वाले हैं। यूनिट 1 नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लेना जाके। यूनिट 1 में जो बेसिक्स था एचआरएम का, जो तुम्हारी यूनिट 1 में दिया हुआ है, वो हमने कवर कर लिया है। और आज है आपकी यूनिट 2 की बारी। और यूनिट 2 से काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब यूनिट 2 के जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हो सारे इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। वो पहली यूनिट से मान के चलो तुमसे एचआरएम पूछ लेगा, उसका फंक्शन, उसकी नीड, ठीक है, वो हम पढ़ चुके हैं। और आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है तुम्हारा उसके आगे के टॉपिक्स। तो मैम क्या बोल रही हूँ मैं तो मैम क्या है टॉपिक, चलो ठीक है वो हम कवर करेंगे। मेरी आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस लग रहा होगा, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा जुकाम है और मौसम ऐसा चल रहा है कि सबको ही हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग बस मेरा एक काम कर दिया करो कि वीडियो को लाइक कर दिया करो स्टार्टिंग में ही। और मैं देखती हूँ कि इस वीडियो में अगर मैं बता रही हूँ, अगर इस वीडियो में जाएगा ना, अगर 2000 प्लस, अरे वो तो नॉर्मल है, वो तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, और उससे अबव गया 10,000 एंड ऑल, तो अगर नहीं लाइक किया होगा ना तुम लोगों ने, तो मैं बताऊँगी तुम लोग लाइक नहीं करते हो, वेरी बैड, डोंट डू दिस। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है, क्या है पहला मैम? रिक्रूटमेंट है। अच्छा, कट रहा है क्या? एक मिनट, अब सही है ना? तुम लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि तुम लोग की कंप्लेंट्स रहती हैं स्क्रीनशॉट नहीं होता है मैम। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो स्टार्ट कर रहे हैं रिक्रूटमेंट से। बेटा इसमें ना रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ये सब टॉपिक हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में वो तुमसे डिफरेंस पूछ सकते हैं, तो अच्छे से समझ लो। और बहुत हल्के टॉपिक है, मतलब तुम बस पेपर के पहले भी देख रहे हो तो बस एक बार देख लो, ओवरव्यू कर लो, अपने आप से लिख के आओगे। ठीक है, बट कुछ की वर्ड्स बताऊंगी जो यूज कर लेना, जिससे टीचर को लगेगा कि तुम बहुत बरसों से पढ़ के पेपर दे रहे हो। ठीक है, तो चलो पहला है रिक्रूटमेंट को डिस्कस करते हैं। क्या है रिक्रूटमेंट? मैम क्या है रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट बेटा मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगी, तुम जोड़ लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम देखते होगे न्यूज़पेपर में वैकेंसियाँ निकलती है, उसमें कंपनी अपना डिटेल देती है कि ये जॉब है, ये डिस्क्रिप्शन है, मतलब ये हमें जॉब में काम रहेगा, इतने घंटे का वर्क है ना, इस जगह है, और ये स्किल होनी चाहिए जो पर्सन अप्लाई करे, प्लीज़ अप्लाई नाउ। वही होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हो लोगों को कि वो आपके यहाँ जो जॉब निकली है उसके लिए क्या करें, अप्लाई करें। आप कंपनी को क्या चाहिए? लोग चाहिए काम करने के लिए, तो वो क्या करती है? रिक्रूटमेंट करती है पहले। रिक्रूटमेंट मतलब लोगों को बताना कि जॉब है और उनको अट्रैक्ट करना, उनको इनकरेज करना कि वो तुम्हारे यहाँ जॉब को अप्लाई करें। अच्छा मैम लोग तो अप्लाई कर ही देंगे, इसमें इनकरेज करने की क्या ज़रूरत है? बेटा इनकरेज करने की ज़रूरत है। जैसे मानो तुम कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, ठीक है, जैसे तुम गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, तुम अट्रैक्ट मत करो, चलेगा, क्योंकि तुम्हारा नाम ही अट्रैक्ट करने वाला है। लेकिन जो लोकल कंपनियां होती हैं, कोई वहाँ क्यों अप्लाई करेगा? तुम कर दोगे किसी भी छोटे मोटे कंपनी में अप्लाई? नहीं मैम। तो वो चाहेंगे ना कि उनके पास भाई कॉम्पिटेंट लोग तो आए, वो तो चाहेंगे मेरे पास अच्छे लोग आए, कॉम्पिटेंट लोग आए, तो कैसे लेके आएंगी? इसीलिए उनको चाहिए होता है कि भाई वो अट्रैक्ट करे कैंडिडेट्स को। मैम कैसे करेंगे? अपने आप को अच्छी सी तस्वीर लगा देंगी? अरे नहीं बेटा, वो तुम्हें पर्क्स बताएंगी, बेनिफिट्स बताएंगी, सैलरी पैकेज थोड़े हाइक बताएंगी, जिससे तुमको लगे कि हाँ यार सही है एंड आई शुड अप्लाई, राइट? तो वो होगा आपका रिक्रूटमेंट। समझ गए क्या है? अब वही लिखा है, मीन्स फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द राइट पीपल फॉर द जॉब। मैम राइट पीपल होना जरूरी है, हाँ, क्योंकि तुम गलत लोगों को क्यों अट्रैक्ट करना चाहोगे? बेटा तुम्हारे यहाँ जॉब टेक्निकल की है ना, तो तुम क्यों चाहोगे कि नॉन टेक्निकल लोग मैम अप्लाई कर दें? नहीं चाहोगे। तो राइट, ये कीवर्ड है कि राइट पीपल को ट्रैक करना है बेटा, फाइंड करना है। बहुत सारे सोर्सेज से वैकेंसी निकालोगे तो सर्च करोगे कि वो लोग जो राइट है वो मेरे यहाँ जॉब में क्या करें, अप्लाई करें। It is the process of identifying where suitable candidates can be found, reaching out to them। भाई कहाँ फाउंड हो सकते हैं? लिंक्डइन पे, कहाँ पे मिल सकते हैं कैंडिडेट? न्यूज़पेपर निकाल दूँ, सबको अवेयरनेस हो जाएगी, सब आ सकते हैं। लिंक्डइन पे निकाल दूँ, naukri.com पे निकाल दूँ, वो तुम्हें चूज़ करना होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई करना होगा कहाँ से मिल सकते हैं मुझे, जैसे कैंडिडेट्स मैं चाह रहा हूँ, उन तक रीच आउट करना और उनको इनकरेज करना कि वो तुम्हारे यहाँ जॉब के लिए क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, रिक्रूटमेंट हेल्प करती है कंपनी को एक अच्छी टीम, एक ड्रीम टीम बना पाए बाय सर्चिंग एंड मोटिवेटिंग द कैंडिडेट। तुमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझी?
मैम हमने यहाँ पे ये समझा कि कंपनियां क्या करती है रिक्रूटमेंट में, कंपनियां क्या करती है रिक्रूटमेंट में, कंपनियां रिक्रूटमेंट में सबसे पहले तो मैम फाइंड करती हैं, मतलब वो समझेगी कि उसको किस सोर्स से मिल सकते हैं लोग, ठीक है मैम। तो हम ये लिख सकते हैं, आइडेंटिफाइंग लिख सकते हैं और हम फाइंडिंग भी लिख सकते हैं, हमें जो इजी लगे। तो हमने कहा कि फाइंडिंग, मैम किसको, फाइंडिंग सुटेबल कैंडिडेट या राइट कैंडिडेट्स, ठीक है, फाइंडिंग सुटेबल कैंडिडेट्स या राइट कैंडिडेट फॉर जॉब एंड अट्रैक्टिंग, और उनको अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिंग एंड इनकरेजिंग, ठीक है सब लिख लेना, देम टू अप्लाई फॉर जॉब, देम टू अप्लाई फॉर जॉब। समझे क्या है ये, कि रिक्रूटमेंट मतलब फाइंड आउट करना, सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कहाँ से मिल सकते हैं, फिर जो सुटेबल कैंडिडेट उनको अट्रैक्ट करना कि मेरे यहाँ जॉब में अप्लाई करें। सिंपल सॉर्टेड, याद हो गया होगा, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, सबसे बड़ी चिंता का विषय है ये। चलो अब हम बात कर रहे हैं, मैम इसके फीचर्स बताइए। सबसे पहले तो बेटा ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस है मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है। Recruitment is not one-time act, it's a series of activity from identifying the need of employee, attracting them, collecting application and shortlisting the candidate. सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे कि राइट कैंडिडेट कौन है, सुटेबल कैंडिडेट कौन है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उनको अट्रैक्ट करेंगे कि वो हमारे यहाँ अप्लाई कर दे, फॉर्म भर दे भाई, अप्लाई कर दे हमारे यहाँ, ठीक है। फिर उनकी एप्लीकेशन आएगी तो उसको कलेक्ट करना, ठीक है, एप्लीकेशन आएगी तो उसको कलेक्ट करना एंड देन शॉर्टलिस्ट करना कि भाई जो राइट कैंडिडेट्स हैं वो कौन है, उनको शॉर्टलिस्ट कर लेना। तो ये क्या है, ये तुम्हारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, कि सबसे पहले फाइंड करना, अट्रैक्ट करना, एप्लीकेशन रिसीव करना और राइट कैंडिडेट वाली एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करना, ठीक है। तो वही है कि कंपनी डज नॉट जस्ट पुट वन एड, एक बार ऐड लगा दिया तुमने, न्यूज़पेपर में ऐड छपवा दिया, इतने लोग चाहिए तुरंत आ जाओ सबको भर लेते हैं, नहीं ऐसे थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना कर लोगे, प्रोसेस होगा, कुछ स्टेप्स करोगे तभी उस राइट पर्सन तक पहुंच पाओगे। अपनी ज़िंदगी में भी उस राइट पर्सन तक पहुंचने के लिए ना तुम्हें बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्कैनिंग करनी पड़ेगी, अभी तो नहीं बाद में। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स कहाँ से राइट मिल जाएगा कंपनी को, भाई स्टेप्स करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लिंकिंग एक्टिविटी है। लिंकिंग एक्टिविटी मतलब, लिंकिंग एक्टिविटी मतलब जोड़ने वाली, जोड़ती है, किसको जोड़ रही है मैम, अरे एम्प्लॉयर और जॉब सीकर को, तुम्हें लोग चाहिए, लोगों को तुम चाहिए, नौकरी चाहिए, तो बस खत्म। लिंकिंग एक्टिविटी कनेक्ट करती है जिसको, जो काम के लिए सर्च आउट कर रहे हैं और जो लोगों के लिए सर्च कर रहा है उसको जोड़ती है। रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव फंक्शन है मैम। पॉजिटिव फंक्शन मतलब क्या मैम, क्या रिक्रूटमेंट पॉजिटिव रहता है, हाँ देख लो ना, रिक्रूटमेंट में कर क्या रहे हो, राइट पीपल को आइडेंटिफाई कर रहे हो, कहाँ से मिल सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, इनकरेज कर रहे हो कि अपने यहाँ अप्लाई कर दे तुम्हारे यहाँ, यही तो कर रहे हो, एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। क्या अभी तक किसी को रिजेक्ट किया तुमने, ए तुमको नहीं लेंगे, तुम हटो, तुम मत भरो फॉर्म, ये किया तुमने, नहीं किया, सबको ही तो बुलाया ना, सबको बुलाया, प्लेटफॉर्म में नौकरी निकाल दी भाई, जिसका मन आएगा भर के जाएगा फॉर्म तुम्हारा। तो मोर एंड मोर कैंडिडेट को अट्रैक्ट करते हो, उनको रिजेक्ट नहीं करते हो। मैम रिजेक्ट कहाँ करेंगे, इसके बाद वाले स्टेप पे, जहाँ पे आप सिलेक्शन करोगे वहाँ पे आप अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दोगे। तो रिक्रूटमेंट तुम्हारे लिए लोगों का पूल क्रिएट करता है कि ये तुम्हारे यहाँ अप्लाई किए हैं जॉब में, अब उसमें मुझे किसको सेलेक्ट करना है, डैट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस। और वहाँ पे हम रिजेक्ट करते, भाई जिसको नहीं सेलेक्ट करना रिजेक्टेड, जिसको सेलेक्ट करना दे आर एक्सेप्टेड, है ना। बट रिक्रूटमेंट में यहाँ पे इस स्टेज पे कोई भी रिजेक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल मूव टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट फंक्शन। बिना रिक्रूटमेंट के तुम्हारा कैंडिडेट कहाँ से आ जाएंगे, रिक्रूटमेंट करोगे तभी तो सिलेक्शन करोगे, तभी तो वो तुम्हारा काम करने आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि नहीं, राइट पर्सन को हायर कर रहे हो राइट जॉब के लिए, भाई राइट पर्सन आएगा राइट जॉब पे तभी तो अच्छा काम करेगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी। परवेसिव है, परवेसिव मतलब मैम, मतलब हर लेवल पे हर टाइप पे होता है, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट हो, छोटी हो, बड़ी हो, लोगों की आवश्यकता तो हर जगह पड़ती है बेटा, एम्प्लॉय तो हर जगह चाहिए। तो ऐसा तो कहोगे नहीं कि खाली बड़ी कंपनी में नौकरी निकलती है, छोटी कंपनी में भी निकलती है,
सिर्फ टॉप लेवल पे निकलती है, मिडिल लेवल पे भी निकलती है, लोअर लेवल पे भी निकलती है. सो इट्स अ परवेसिव फंक्शन. ठीक है. रिक्रूटमेंट इज टू वे प्रोसेस. टू वे मतलब एम्प्लॉयर और जॉब सीकर दोनों के पास बेटा चॉइस होती है. मतलब ये नहीं कहोगे कि एम्प्लॉयर के ही पास चॉइस है कि वो जिसको मनाए रखेगा. नहीं, एम्प्लॉय का पास भी चॉइस है कि वो तुम्हारे साथ काम करना चाहेगा या नहीं चाहेगा. ठीक है. एम्प्लॉयर यहाँ पे डिसाइड करता है कि उसको किससे हायर करना है, और कैंडिडेट डिसाइड करता है कि किसका ऑफर एक्सेप्ट करना. भाई उसको भी जॉब के ऑफर आ रहे होंगे, वो बात अलग है ना है, लेकिन मान के तो यही चलो कि उसको भी जॉब के ऑफर्स हैं, तो उसके पास भी चॉइस है. वो तुम्हारे यहाँ काम करे ना करे, तुम्हारे पास भी चॉइस, तुम उसको काम दो या न दो. रिक्रूटमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. देखो रिक्रूटमेंट सिंपल नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है. जैसे कंपनी की इमेज, तुम्हारी कंपनी की इमेज अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तुम्हारे अप्लाई करेंगे. ठीक है. तुम्हारे लेबर लॉ जो तुम्हें फॉलो करने हैं उनका भी तुम्हें पूरा ख्याल रखना होगा. ठीक है. कंडीशन, वर्किंग कंडीशन, सारी चीज़ें ये क्या करती है, लोगों को अट्रैक्ट या मना मतलब नहीं अट्रैक्ट करती है. अगर तुम्हारे यहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी हुई, कंपनी की इमेज अच्छी है, पे स्केल अच्छे है, तुम लेबर लॉ फॉलो करते हो, ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करेंगे क्योंकि तुम्हारी रेपुटेशन है. रेपुटेशन नहीं है तो नहीं करेंगे. तो तुमको ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है, तभी ही तुम लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे कि वो तुम्हारे यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें. ठीक है. सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्लियर हुआ? यस मैम. तो हमने बेटा क्या समझा? हमने समझा कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है, क्योंकि एक टाइम नहीं हमें चीज़ें करनी है. तो पहले अट्रैक्ट करना, नहीं पहले फाइंड आउट करना, गुड, पहले फाइंड आउट करना, देन अट्रैक्ट करना, एप्लीकेशन रिसीव करना एंड देन शॉर्टलिस्ट करना. तो प्रोसेस है. ठीक. लिंकिंग एक्टिविटी है, मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को लिंक करेगा. पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं है मैम, सबको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबको हम इनकरेज कर रहे हैं कि जॉब के लिए अप्लाई करें. इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि जब राइट पर्सन राइट प्लेस पे हम हायर करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाएगी. परवेसिव है, हर लेवल पे दिखता है, सिर्फ छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन पे, सिर्फ टॉप मिडिल पे नहीं, मिडिल लोअर टॉप सब पे. ठीक. टू वे प्रोसेस है, मतलब एम्प्लॉयर के पास भी चॉइस है, एम्प्लॉय के पास भी चॉइस. एम्प्लॉयर चाहे तो तुम्हें रखे ना रखे, एम्प्लॉय चाहे तो तुम्हारे साथ काम करे या ना करे. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कंपनी के यहाँ अप्लाई करेंगे. तो कंपनी को उन सारे फैक्टर्स का ख्याल रखना होगा, तभी वो रिक्रूटमेंट कर पाएगा. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है यहाँ पे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. मैम रिक्रूटमेंट करेंगे कहाँ से, क्या जरिया है रिक्रूटमेंट के? बेटा दो सोर्सेज हैं, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल. क्या है? एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब मैम वो सोर्स जो अंदर से आ रहा है, मतलब अंदर से ही हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, अंदर से ही लोगों को इनकरेज कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि जॉब के लिए अप्लाई करें, और जब वो अप्लाई कर रहा है तो हम उसको जॉब दे रहे हैं. हाँ, फायदा यही होता है इंटरनल में. देखो इंटरनल में मैं दो तरीके से बता सकती हूँ तुमको. या तो तुम्हें पता होगा कि तुम्हारे यहाँ कौन बहुत सही है, जिसको तुम्हारे यहाँ जगह खाली, तुम उसको अट्रैक्ट करके डायरेक्ट एक्सेप्टेंस लेके प्लेस कर सकते हो, मतलब सिलेक्शन पे जाना ही नहीं है. या तो हो सकता है कि 2-3 लोग हों, फिर तुम उनमें कुछ टेस्ट वगैरह करा लो या कुछ इंटरव्यू ले लो, फिर जो बेस्ट लगे उसको सेलेक्ट कर लो. मतलब इंटरनल करते हो तो थोड़ा आसान हो जाता है प्रोसेस. वरना तुम अभी सिलेक्शन पढ़ोगे कि बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो तुम्हें करने पड़ते हैं, जो कि बाकायदा तुम करोगे जब तुम बाहर से बुला रहे होगे, तो तुम्हें सब करना पड़ेगा. इंटरनल सोर्स में थोड़ा सा ये रिलैक्सेशन मिल जाता है कंपनी को. तो इंटरनल सोर्स मतलब हायरिंग पीपल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. वर्ड याद रखना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये लिख के आना कि जब हम लोगों को हायर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्किंग हैं या पहले से वर्क किए हैं, मतलब लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हायर करना. वो लोग जो मेरे एक्स एम्प्लॉयज है, ये वो लोग जो मेरे यहाँ एम्प्लॉय हैं, उनमें से किसी को हायर करके प्लेस करना. दिस इज रिक्रूटमेंट का इंटरनल सोर्स. ठीक है. समय बचेगा, कॉस्ट बचेगी, और इंश्योर करेगा कि एम्प्लॉय जो कंपनी को पहले से ही जानते हैं वो काम करें. क्या तरीके हैं मैम? प्रमोशन कर दो. तुम्हारे मैनेजर की जॉब खाली है, तुम बाहर से क्यों किसी को बुला रहे हो कि अप्लाई करे. अरे तुम्हें लग रहा है कोई एम्प्लॉय है लोअर लेवल पे जो मैनेजर की पोस्ट आ सकता है, कोई है एग्जीक्यूटिव जो लग रहा है तुम्हें यार ये हैंडल कर लेगा, है ना, तो तुम उसको दे दो, उसको प्रमोट कर दो हायर लेवल पे बढ़ा दो, स्टेटस बढ़ा दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दो. इससे तुम्हें ज़्यादा टीम जाम करने की ज़रूरत नहीं कि बाहर से बुलाओ और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस करो.
तो प्रमोशन से तुम अपने यहाँ की जो खाली जगह है उसको फिलअप कर सकते हो। मतलब हायरिंग करने का एक तरीका हो सकता है आपका प्रमोशन, जो कि इंटरनल सोर्स है, क्योंकि अंदर का ही एम्प्लॉय उस पोस्ट को फिलअप कर रहा है। जैसे एक फैक्ट्री वर्कर है, उसको हमने सुपरवाइजर की पोस्ट में प्रमोट कर दिया, क्योंकि हमें सुपरवाइजर के लिए लोग चाहिए थे। तो हम बाहर से क्यों एक सुपरवाइजर की रिक्रूटमेंट करें, हम अंदर से कर सकते हैं। अंदर का कोई वर्कर जो उस काबिल लग रहा है उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। वो कंपनी के साथ काम किया है, उसको पता है कंपनी का तरीका, उसका मोरल मोटिवेशन भी बढ़ेगा। ऑफ कोर्स भाई उसको प्रमोशन भी लगा तो कुछ नहीं होगा क्या। ट्रांसफ़र एक तरीका हो सकता है, आप देखते हुए होंगे दिल्ली ब्रांच में जॉब खाली है, लखनऊ ब्रांच के एम्प्लॉय को वहाँ भेज दिया, जगह भर गई, बाहर से हमें किसी को रिक्रूट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये भी इंटरनल सोर्स है हायरिंग का। यहाँ पे एम्प्लॉय को शिफ्ट करते हैं एक जॉब से दूसरी ब्रांच पे, यूजुअली पे और स्टेटस यहाँ नहीं बढ़ता, ये याद रखना। ट्रांसफ़र में ज़रूरी नहीं है पे स्टेटस बढ़े, प्रमोशन में बढ़ता है पे और स्टेटस। उसमें भी तुम पढ़ोगे, तुमने पढ़ा होगा कि दो तरीके के होते हैं, एक ड्राई होता है और एक अपग्रेडिंग होता है। तो ड्राई में प्रमोशन होता है लेकिन पैसा वैसा नहीं बढ़ता है, बस स्टेटस बढ़ता है। अपग्रेडिंग में तुम्हारा स्टेटस नहीं बढ़ता लेकिन पैसा बढ़ता है, ठीक है। उधर उतने में नहीं जाएंगे डिटेल में, बस इतना याद रखना कि ट्रांसफ़र मतलब एक एम्प्लॉय को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, यूजुअली बिना किसी इंक्रीज इन पे या स्टेटस के। कोई सेल एग्जीक्यूटिव है, दिल्ली में वर्क कर रहा था, मुंबई में जगह खाली थी तो हमने उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक मिनट, चलो। एक्स एम्प्लॉयज़ मैम, बेटा ये भी इंटरनल सोर्स का ही पार्ट है, क्योंकि ये पहले यहाँ काम करते थे ना, तो पहले थे, संबंध है ना इनका पहले का यहाँ से, तो हमारे इंटरनल ही कंसीडर किए जाएंगे। तो सम टाइम फॉर्मर एम्प्लॉय जो कंपनी को बहुत पहले छोड़ चुके थे, हम उनको दोबारा से हायर कर सकते हैं अगर वो अवेलेबल है, इंटरेस्टेड है। करती है कंपनी, जैसे कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कंपनी के यहाँ जॉब खाली है, तो वो उनको रिकॉल कर लेती है कि सर इफ़ यू आर फ्री, इफ़ यू आर विलिंग, हमारे यहाँ पोस्ट खाली, आप प्लीज़ ज्वाइन करें। जैसे ये होता है यार, जो सीखा सिखाया बंदा था, जानता था कंपनी को, उसको ही हम क्यों ना अपॉर्चुनिटी दे दें, है ना। क्यों हम पूरा प्रोसेस करें, फिर से किसी को बाहर से लाएं, सिलेक्शन प्रोसेस बैठाएं, ट्रेनिंग दे, डेवलपमेंट, क्या करना है, किसी पहले वाले कोई ला ले, उससे अपनी फिल कर लेते हैं वैकेंसी, ठीक है। तो ये भी तरीका है इंटरनल सोर्स का। तो तुमने पढ़ा प्रमोशन, ट्रांसफ़र और एक्स एम्प्लॉय। रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉयज़ को भी बेटा इंटरनल सोर्स में कंसीडर करेंगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर का ही एम्प्लॉय किसी का रेफरेंस दे रहा है। लोग देते हैं रेफरेंस, तुमने सुना होगा, तुम लोग कहते भी हो कि आप मेरा रेफरेंस दे दो अपने कंपनी में। मतलब वहाँ पे कोई काम कर रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार है, तुम्हारा कज़न है, कुछ भी, तो तुम कहोगे कि भाई रेफरेंस दे दो मेरा, अपनी कंपनी जो मतलब वैकेंसी खाली हो तो कह देना कि मुझे एक बार ऐसा कंसीडर कर ले। तो फिर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, रेफरेंस दे देते हैं। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, और ये कैंडिडेट्स सिंस नोन है, ट्रस्टेड हैं करंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो भाई भरोसा कर लेता है कि अगर ये हमारा यहाँ का एम्प्लॉय कह रहा है तो हो सकता है कोई बात हो उस आदमी में, और हम उसको हायर कर लेते हैं, ठीक है। इससे टाइम बच जाता है। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव ने सजेस्ट किया कि मेरा फ्रेंड है, वो नई सेल्स पोजीशन पे काम कर सकता है, और कंपनी ने उस पर्सन को इंटरव्यू किया और उसके बाद वो सही लगा तो भाई उसको प्लेस करा। तो ये भी एक तरीका है अपने यहाँ की खाली जगह भरने का, डेट इज रिक्रूटमेंट, ठीक है। कितने तरीके हो सकते हैं बेटा, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, एक्स एम्प्लॉय और रिकमेंडेशन। याद रखना कितना पढ़ा है तुमने, आपने सबसे पहले पढ़ा प्रमोशन, इंटरनल सोर्स, क्योंकि अंदर का ही एम्प्लॉय को हम क्या करें, ऊपर वाली पोस्ट पे जो खाली वहाँ पे प्रमोट करें, हमें बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन आई थिंक दिख रहा है, ठीक है, प्रमोशन लिखा है। ट्रांसफ़र में क्या करते हो, ट्रांसफ़र में जैसे तुम्हारे यहाँ कहीं जगह खाली है किसी ब्रांच में, तो वहाँ से तुमने क्या किया, जो एम्प्लॉय है उसको वहाँ पे भेज दिया और वो जगह भर गई। तुम्हें बाहर से रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि बाहर से तुम लोगों को अट्रैक्ट करो, जॉब में अप्लाई करें, देन सिलेक्शन वगैरह प्रोसेस बैठाओ। अरे तुमने बस अंदर वाले को ही देखा, उससे बातचीत कर ली, तुम्हें सुटेबल लगा, तुमने प्लेस किया, डेट्स इट। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, इसके अलावा तुम एक्स एम्प्लॉय को कॉल कर सकते हो कि जगह खाली है सर, आप आना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इवन आप एम्प्लॉय के रेफरेंस ले सकते हो या रिकमेंडेशन ले सकते हो जो वो दे रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय का, अपने फ्रेंड या रिलेटिव का। तो ये 4 तरीके हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हम आ रहे हैं बेटा कि एडवांटेज क्या है मैम। देखो कभी भी अंदर वालों को तुम जगह दोगे, जो तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है वो मोटिवेट होगा कि नहीं होगा? हाँ मैम। जब एम्प्लॉय को लगता है यार प्रमोशन कंपनी के ही अंदर से होगा तो उसको लगेगा कि यार मेरे को बेस्ट करना है, कल मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो वो मोटिवेट रहेगा। तुम भी किसी कंपनी में ज्वाइन करो, तुम्हें पता है कि अच्छे से काम करेंगे, बेस्ट देंगे तो कंपनी मुझे कल को मैनेजर की पोस्ट पे प्रमोट कर देगी, तो आप मोटिवेटेड रहोगे कि नहीं? यस मैम। रिड्यूस लेबर टर्नओवर, तुम्हें पता है कि अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, प्रमोशन मिल सकता है, एब्सेंट होगी क्या? नहीं मैम। बेस्ट देंगे तो एब्सेंट क्यों होंगे, छोड़ के क्यों जाएंगे जब हमें पता है कि यहाँ से हमें आगे की अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। चीपर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कोई भी मनी आप एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, वैकेंसी में नहीं खर्चा कर रहे हो, क्योंकि अंदर वालों को ही कर रहे हो ना, तो तुम्हें क्यों ऐड लगाने हैं, तुम्हें क्यों इंटरव्यू और वैकेंसी वगैरह मतलब इंटरव्यू वगैरह वो करने हैं, कंडक्ट करने हैं? तुम बस नॉर्मल उनसे बातचीत करो, या तुम्हें ट्रस्टेड है तुम डायरेक्ट प्रमोट करो, है ना। हायरिंग एजेंसी को क्यों इन्वॉल्व करना है कि आप हमें कैंडिडेट ला के दीजिए? नहीं ना, तो तुम्हारा पैसा बचेगा, तुम्हारा समय, दोनों चीज़ें यहाँ पे बचेंगी। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज लिमिटेड चॉइस। डीमेरिट क्या है मैम? सबसे पहले बेटा लिमिटेड चॉइस है, मतलब इंटरनल सोर्स है। इंटरनल में तुम्हारे कितने एम्प्लॉय होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10, 20, 30, 50, बहुत बड़ी कंपनी है तो इतने ही, मान लो 1000। बाहर से करोगे तो लाखों में लोग आएंगे। चॉइस लिमिटेड है कि नहीं? उनमें से सेलेक्ट करके तुम धर दोगे। हाँ मैम लिमिटेड है। लैक ऑफ फ्रेश टैलेंट, जो ऑलरेडी है, जो उनके अंदर जो टैलेंट है वही आ रहा है, कोई नया बंदा तो ला नहीं रहे हो जिसके पास नया आइडिया हो या कुछ इनोवेशन हो, तो ये एक कमी है। पॉसिबल फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉय, हो सकता है एम्प्लॉय जिनका प्रमोशन कर दिया भाई वो तो मोटिवेट है, जिनका नहीं किया वो तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो तो जेलस हो जाएंगे, अरे हमें क्यों नहीं दिया प्रमोशन, तो टीम में टेंशन होने लगेगी। रिस्क ऑफ प्रमोटिंग इनएफिशिएंट एम्प्लॉय, समटाइम अनडिजर्विंग एम्प्लॉय को ही लोग प्रमोट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये सीनियर हैं, बहुत साल से काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इनको ही मैनेजर बना देना चाहिए, भले ही वो उतने काबिल नहीं थे। या हमें लगता है कि यार मेरा भांजा है, इसको ही बना देते हैं मैनेजर, बड़े काबिल नहीं है वो। ठीक है। इवेंचुअली एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट बिकम नेसेसरी, इवेंचुअली क्या होता है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट नेसेसरी हो जाता है। मैम क्यों? क्योंकि सारी वैकेंसी इंटरनली नहीं भर सकते बेटा, बहुत सारी वैकेंसी है, तो कितने इंटरनली तुम प्रमोशन देने लग जाओगे, ट्रांसफर करने लगोगे, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो इवेंचुअली तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कंपनी को करना ही पड़ता है स्पेशलाइज्ड रोल के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, इंटरनल समझे, अब एक्सटर्नल समझो। एक्सटर्नल मतलब जब तुम हायर करते हो लोगों को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड याद रखना, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हायरिंग कर रहे हैं, अंदर से नहीं किसी को प्रमोट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, एक्स एम्प्लॉय को बुलाएंगे या रिकमेंड करवाएंगे, नहीं, बाहर से आप हायर कर रहे हैं लोगों को। दोज हु आर नॉट करेंटली वर्किंग इन इट, जो लोग आपके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, उनमें से जब आप लोगों को क्या करते हो, इनकरेज करते हो कि जॉब के लिए अप्लाई करें, ठीक है, आ तो रहा है, तो वो होता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। तो दिस मेथड इज यूज व्हेन फ्रेश टैलेंट, न्यू आइडियाज। ये मेथड बेटा कब यूज करो, जब तुम्हें फ्रेश टैलेंट चाहिए, नए आइडिया वाले लोग चाहिए, क्योंकि अंदर वाले लोग में नहीं है वो बात, हमें बाहर से कोई स्पार्क चाहिए, तो हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेंगे। कैसे कर सकते हैं मैम? ऐड चला दो, कंपनी को पता है उसका वैकेंसी खाली है, जॉब ऐड न्यूज़पेपर में लगा दे, टीवी, रेडियो, जर्नल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, जॉब, naukri.com, सब जगह जॉब निकलवा दे, पोस्टिंग निकलवा दे अपनी जॉब की, लोगों को बता दे क्या क्या टाइटल है, जॉब किस बारे में है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे अप्लाई करना है। एडवांटेज क्या रहेगी मैम? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाओगे एड्स के थ्रू, हाँ, लेकिन बहुत सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट अप्लाई कर, तुम ही हो, तुम्हें लगता है कि यार चलो TCS में जॉब निकली है, तुम्हें पता है एलिजिबिलिटी नहीं है मेरी, अरे क्या हुआ, फॉर्म ही है, भर देते, फ्री का तो है, हो सकता निकल जाए, तो बहुत सारे ऐसे लोग अप्लाई कर देते, कंपनी के लिए झंझट हो जाता है यार कि अब शॉर्टलिस्ट करो। कैंपस रिक्रूटमेंट कर सकते हो, आप देखते हो कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, हाँ मैम सुना है। उसमें क्या होता है, कंपनियाँ आती हैं और कॉलेज में ही हायरिंग वगैरह करती हैं, लोगों को मतलब अट्रैक्ट करना कि ये जॉब आ रही है, फिर लोग अप्लाई कर देंगे कॉलेज के बच्चे, फिर उनमें से फर्दर प्रोसेस करना, सेलेक्ट करना, इधर ले जाना, है ना। तो ये भी है तरीका आपका
अपने यहाँ वैकेंसी भरने का बाहर के सोर्स से। एडवांटेज क्या रहेगी, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट बचेगी क्योंकि तुम कॉलेज जा रहे हो, वहाँ पे यंग लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जिससे अपना भर सकते हो एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू कर सकते हो, मतलब बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं डैट हेल्प मैच जॉब सीकर विद एम्प्लॉयर्स, कंपनी रजिस्टर देयर वैकेंसी एंड एक्सचेंज सजेस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स। मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मतलब सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जैसे तुम हो, ठीक है, तुम्हें नौकरी चाहिए तो तुम इनके पास जाओगे ऑफिस में और कहोगे कि सर मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे अंदर ये क्वालिफिकेशन है, मेरे को ये आता है, इससे रिलेटेड कोई जॉब आए तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, वो कहेंगे तुम रजिस्टर हो, हम तुम्हें बताएंगे। फिर मान लो एक कंपनी आई, उसने बोला मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है कंपनी का, मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे टेक्निकल बंदा चाहिए, तुम्हारे पास लोग हो तो मुझे बताओ। उसको पता है, उसने लिस्ट देखी, अरे बहुत सारी लिस्ट है, तुमने भी वहाँ अप्लाई किया था, वो कंपनी को डेटा उठा के दे देगी, कहेगी ये लो, ये लोग हैं, इनमें से अपना छाट लो। समझ गए? तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है बेटा, ये प्राइवेट एजेंसी या कंसल्टेंट होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स देते हैं। मतलब कि ये एजेंसी क्या करेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरह ही होती है, लेकिन ये प्राइवेट होती है एजेंसी। ये एजेंसी क्या करती है, एम्प्लॉयर ने जैसे उनको बताया कि हमें ऐसे ऐसे लोग चाहिए, तो ये उन लोगों उसके लिए ऐसे लोग शॉर्टलिस्ट करेगी, मतलब सर्च आउट करेगी, जॉब निकाल देगी, एड्स वगैरह निकाल देगी, इनकी कंपनी से रिलेटेड की जॉब है, लोगों को अप्लाई करवाएगी, लोग अप्लाई कर देंगे, इसके पास लिस्ट आ जाएगी। फिर लिस्ट में भी जो अच्छे सुटेबल कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो उस रिक्वायरमेंट से बिल्कुल मैच करते हैं, उनका पूल बना के कंपनी को दे देगी कि आप ये लोग हैं, आप इनमें से अपना फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये होता है आपका प्लेसमेंट एजेंसी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पूरा। नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो खुद ही अपना रेज्यूमे कंपनी में दे के आते हैं। आप ही हो, कहीं जॉब में अप्लाई करना है, किसी स्कूल में अप्लाई करना है, तो अब जाके स्कूल में अपना CV दे आते हो कि सर जब जॉब की हो वैकेंसी खाली तो मेरे कॉल कर लीजिएगा। तो उस तरीके से कंपनी के पास बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशन आई होती है, जब उसको ज़रूरत लगती है तो वो बाहर से उन लोग को बुला लेती है। गेट हायरिंग, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये अनस्किल्ड के लोगों के लिए, अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब के लिए। मतलब कंपनी क्या करती है, ये कंपनी ने अपने बाहर क्या कर दी, नोटिस लगा दी कि इतने लोगों की, इतने मजदूरों की आज ज़रूरत है। तो लोग जाएंगे, गेट पे खड़े होंगे, तुरंत वो छाट लेगी कि हाँ तुम आओ, तुम आओ, तुम आओ, और काम खत्म। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली बेटा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर मतलब जिनके पास लेबर्स का डेटा रहता है। तो कंपनी क्या करती है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टैक्ट करती है, कहती है मुझे 500 मजदूर चाहिए। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कहता है ठीक है, मैं 500 मजदूर भेजता हूँ, उसके पास पूरा लिस्ट रहती है मजदूरों की, तो वो कंपनी को वर्कर दे देता है ऑन डिमांड। ठीक है, जैसे सीजनल डैम बनना है, ब्रिज बनना है, तो मजदूर चाहिए तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ला के दे देते हैं, तो उसको कहीं पहुँच जाने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज क्या है, फ्रेश टैलेंट आएगा, तुम्हें भी पता है, बाहर का बंदा आएगा, उसके पास नई एनर्जी होगी, स्किल होगी, मॉडर्न आइडियाज़ होंगे। ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज़ एंड स्किल, जो लोग बाहर से आते हैं उनके पास अपडेटेड नॉलेज होती है, वो कहीं काम किया होगा, वहाँ के कुछ नई चीज़ें लेके आएगा, तो इससे कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कंपटीशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ मैम, जब वैकेंसी बाहर से भी फिल हो सकती है तो अंदर वालों को लगेगा कि हमें अपना बेस्ट देना है ताकि बाहर वाला वो जगह ना ले जाए और हमारा प्रमोशन हो जाए, तो कंपटीशन रहता है। सुटेबल व्हेन इंटरनल रिक्रूटमेंट इज नॉट पॉसिबल, जब इंटरनल रिक्रूटमेंट पॉसिबल नहीं है तब आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही करेंगे ऑफ कोर्स। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सारी पोजीशन आप इंटरनली नहीं भर सकते हो, लोग रिटायर हो रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं, कितना आप इंटरनली लोगों को प्रमोशन ट्रांसफर दोगे, एक्सटर्नल पे जाना पड़ेगा। हेल्पफुल फॉर नई एंटरप्राइज, अब नई एंटरप्राइज आपके पास पहले से तो एम्प्लॉयज़ है नहीं कि वो रिकमेंडेशन देंगे या उनको ट्रांसफर प्रमोट कर लोगे, नहीं ना, नहीं है तो स्टार्टिंग से करना होगा, तो बाहर से ही बुलाओगे, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, तो फिर तो ये सब क्या है इसकी फीचर एडवांटेज। डीमेरिट्स क्या है मैम, पहला है एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूम, बेटा समय लगेगा, हल्का काम नहीं है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में तुम्हें एड्स लगाने हैं, टेस्टिंग करनी, इंटरव्यू करना है, जिसमें पैसा लगता है, समय लगता है। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जब लग रहा है कि बाहर से वैकेंसी भर रही है तो वो तो डिमोटिवेट हो जाएगी कि हम इतने साल से काम कर रहे हैं, हमें नहीं मैनेजर बनाया और बाहर का कोई पर्सन ला के मैनेजर बना दिया है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, न्यू रिक्रूटमेंट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड कंपनी पॉलिसी, कल्चर एंड वर्क स्टाइल। अब जैसे पुराना ही बंदे को तुमने प्रमोट किया तो कंपनी को जानता है, लेकिन जो नया आया होगा उसको कंपनी को समझने के लिए समय चाहिए,
कंपनी की पॉलिसी को एडजस्ट होने में उसको समय लगेगा, तो उस समय तो तुम्हें देना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि जिसको लाए वो राइट ही फिट हो, एकदम श्योर नहीं हो सकते हो तुम। इवन आफ्टर टेस्टिंग इंटरव्यू तुमने देखा कि हाँ सही जा रहा है, लेकिन बाद में वो कंपनी का जब काम संभालने पे आया वो नहीं कर पाया, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम राइट फिट ही सेलेक्ट कर लो। इंटरनल में ये पॉसिबिलिटी रहती है, तुम जानते हो एम्प्लॉय की काबिलियत, तुम्हें पता ही है कर ले जाएगा, बट यहाँ पे उतना चांस नहीं रहता कि सही ही हो। डिले इन फिलिंग वैकेंसी, सिंस सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मतलब पहले बाहर से बुलाओगे, रिक्रूटमेंट करोगे, फिर सिलेक्शन प्रोसेस करोगे, फिर ही तो उसको जॉब दोगे, प्लेस करोगे उसको, तो उसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है। और इससे जो अर्जेंट पोस्ट है जिसमें हमें तुरंत कोई बंदा चाहिए, उसमें तो वैकेंसी बहुत देर बाद फिर वो पोस्ट फिल हो पाती है, तब तक वो अनफिल्ड ही रहती है लंबे समय तक, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी हैम्पर हो जाती है। ठीक है, अब मैम आएंगे हम स्टाफ सिलेक्शन पे। जब तुमने एक्सटर्नल, बेसिकली रिक्रूटमेंट में भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर लिया, क्योंकि एक्सटर्नल वाले में ही तुम्हें बाहर से लोग आए या बाहर में से हमें बेस्ट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब हम चूज करेंगे कि सबसे सुटेबल कैंडिडेट कौन है उन सब में से, ताकि हम उसको जॉब दें। क्योंकि अगर मेरे पास 10 जॉब वैकेंसी है तो अप्लाई करने में तो मान लो 10,000 लोगों ने भर दिया, तो 10,000 लोगों को थोड़ी ना जॉब दे देंगे, तो हमें 10 पता लगाने होंगे कि वो 10 बेस्ट कौन से हैं। तो सिलेक्शन मतलब वही, सिलेक्शन मतलब चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द पीपल, सब में से सबसे सुटेबल कैंडिडेट चूज करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, व्हेन रिक्रूटमेंट ब्रिंग मैनी पीपल, वही है, जब रिक्रूटमेंट में बहुत सारे लोग लाता है तो तुम्हें पिक करना होता है राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, इसमें तुम कैसे पिक करोगे, कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन चेक करोगे, एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी, एटीट्यूड, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, बेस्ट फिट है। एग्जाम्पल वही है कि मान लो 100 लोगों ने तुम्हारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में अप्लाई कर दिया, लेकिन तुम्हें सिर्फ बेस्ट 5 चाहिए, तो तुम कैसे बेस्ट 5 सेलेक्ट करोगे? मैम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, टेस्ट करेंगे एंड देन सेलेक्ट करेंगे, हाँ फिर ही तुम्हें मिल पाएंगे। तो ये भी क्या है, प्रोसेस है, क्योंकि सिलेक्शन बस एक स्टेप नहीं है कि इतने सारे लोग आ गए हमने तुरंत कह दिया तुम आ जाओ, नहीं, आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे, मतलब उनसे टेस्ट लेना, इंटरव्यू करना, बैकग्राउंड चेक कराना, तभी राइट पर्सन को सेलेक्ट कर पाओगे। तो इट्स अ प्रोसेस। नेगेटिव है क्यों? क्योंकि जब आप सिलेक्शन करते हो बेटा, तो आप जिसको नहीं सेलेक्ट करोगे उसको रिजेक्ट करोगे ना, तो जहाँ रिजेक्ट है वहाँ नेगेटिव है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे रिजेक्ट किए जाते हैं अनसुटेबल कैंडिडेट ताकि हम बेस्ट तक पहुँच पाए, तो इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस। कम्स आफ्टर रिक्रूटमेंट, पहले रिक्रूटमेंट होगा जिससे लोग अप्लाई करेंगे एंड उसके बाद ही तुम उनमें से बेस्ट को चूज करोगे, तो पहले रिक्रूटमेंट होगा, तो रिक्रूटमेंट के ये बाद आता है मैचिंग जॉब विद कैंडिडेट्स। सिलेक्शन इंश्योर करता है कि राइट पर्सन राइट जॉब पे आए, मतलब स्क्वायर पेग्स इन स्क्वायर होल, मतलब स्क्वायर है तो इसमें सर्कल थोड़ी ना फिट कर दोगे, स्क्वायर ही फिट होगा। ठीक है, जैसे ये है स्क्वायर, तो मेरे पास ऑप्शन है सर्कल, स्क्वायर, मैं बोलूँ कि सर्कल फिट कर दो, होगा? स्क्वायर फिट करोगे तो एकदम फिट हो जाएगा। तो वही है कि राइट पर्सन को राइट जॉब में प्लेस करना, ये काम होता है किसका? सिलेक्शन का। पर्पस क्या है? मेन गोल है सिलेक्शन का कि हमें राइट टाइप ऑफ पीपल चूज करना है जो हमारे जॉब को एफिशिएंटली कर पाए, क्योंकि सब नहीं कर पाएंगे। जरूरी नहीं कि सब जितने 10,000 है 10,000 ही काबिल हों, 10,000 कोई दे देंगे, नहीं, कोई बेस्ट होगा जो उसको कर पाएगा, उसको ही सेलेक्ट करने का टास्क रहेगा हमारे पास सिलेक्शन में। आप कभी इंटरव्यू देते होगे तो आप देखते होगे कि बहुत सारे लोग बैठते हो, सब नहीं सेलेक्ट होते, कुछ सेलेक्ट होते हो, वो सेलेक्ट होता है जो बेस्ट होता है। मैं बेस्ट कैसे? उस जॉब को पूरी तरीके से मैच करता है, उसकी क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस, उसकी स्किल, उसकी पर्सनालिटी जो उस जॉब में चाहिए, तो उसको हम बेस्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में? रिक्रूटमेंट में हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं, हमें पता है, लिख देना, फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग सुटेबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब। ठीक है, सिलेक्शन में क्या करते हैं? सिलेक्शन में चूज करते हैं मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट हैविंग नेसेसरी, यहाँ पे हम चूज करते हैं बेस्ट कैंडिडेट या मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट। नेचर, ये पॉजिटिव प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अप्लाई करने के लिए। ये नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि हम यहाँ पे अनसुटेबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करते हैं।
एम क्या है, लार्ज पूल क्रिएट करना, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे तो लार्ज पूल क्रिएट करना, और यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफाई करना और बेस्ट को सेलेक्ट करना। प्रोसेस ये सिंपल है क्योंकि मेनली लिमिटेड फॉर टू अप्लाई, मतलब सिंपल, इसके कंपैरेटिव बात किया जाए तो सिंपल है क्योंकि बस एप्लीकेशन को हमें मंगवाना है, दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे इंटरव्यू होगा, टेस्ट होगा, बैकग्राउंड चेकिंग होगी, रेफरेंस चेकिंग होगी, देन फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट आता है कि क्या क्या स्टेप्स हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, क्या क्या स्टेप्स करेंगे मैम। पहला है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहले बहुत सारे आपके पास क्या आए होंगे, फॉर्म आए होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आए होंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले फिल्टर करोगे कि कौन से लोगों को की एलिजिबिलिटी मेरी जॉब की एलिजिबिलिटी से मैच हो रही है एग्जैक्ट। तो कंपनी चेक करती है वेदर द कैंडिडेट फुलफिल द बेसिक एंड मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर फॉर द जॉब। मतलब जैसे मैंने बोला कि मुझे टेक्निकल जॉब निकाली, तो मैंने बताया कि उसको इसकी स्किल होनी चाहिए, उसको उसकी स्किल होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर ये है, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब मान लो बहुत सारे लोग हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड के, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले उनकी एप्लीकेशन को स्क्रीन आउट, मतलब स्क्रीनिंग करेंगे, उनकी एप्लीकेशन को सबसे पहले हटाएंगे क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं पूरी कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो वो है तुम्हारा। समय बचेगा क्योंकि बिल्कुल अनफिट कैंडिडेट को तुमने हटा दिया। पैसा बचेगा क्योंकि आप सिर्फ सुटेबल कैंडिडेट्स पे काम करोगे, अनसुटेबल को हटा दे तो उन पर खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी, भाई पहले ही हमने हटा दिया तो ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी स्टेजेस पार हो रही हैं, देन तुमको लगा रहे आपने हमें बाद में बताया कि हम तो बिल्कुल बेसिक भी नहीं पूरा कर रहे, पहले बताते हैं, तो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं होगी, पहले ही बता देंगे। दूसरा है एप्लीकेशन ब्लैंक। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हमें लगे कि बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, दे आर फिट एज पर द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम उनसे कहेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिए। एप्लीकेशन फॉर्म को वो लोग फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सीवी के साथ सबमिट कर देंगे। इस फॉर्म में हम क्या फिल करवाते हैं, उनकी पूरी पर्सनल डिटेल, उनका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, रेफरेंस, सब कुछ। इससे हमें क्या होता है, एक एम्प्लॉयर को पूरी पिक्चर मिल जाती है कैंडिडेट्स की कि अच्छा इसका नाम ये है, ये यहाँ से है, ये इसका बैकग्राउंड है, ये इसका एक्सपीरियंस है, सब कुछ। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। फिर इनमें से भी कुछ लोग छटेंगे, ठीक है। मान लो एप्लीकेशन फॉर्म कर ली, हो सकता है कि कुछ लोग का मुझे ना सूटेबल लगे एज पर द एड्रेस है, जो भी है मेरा क्राइटेरिया, मुझे लगे कि वहाँ नहीं मैं छाट पाई, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ इन्फॉर्मेशन उसने थोड़ी सी सही नहीं दी थी, यहाँ पे और उसने इलेबोरेट किया तो ये नहीं फिट नहीं है, हो सकता है इस स्टेज से भी लोग छट जाए। फिर हम उनका टेस्ट लेंगे, जो यहाँ पार करके आएंगे उनका हम क्या कहेंगे, टेस्ट लेंगे। फॉर्म लेने के बाद आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सिलेक्शन टेस्ट पे बैठाएंगे, उनके लिए टेस्ट लेंगे। टेस्ट में क्या हो सकता है मैम, टेस्ट में तुम्हारा इंटेलिजेंट टेस्ट ले सकते हो, स्किल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट, अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, जो भी कंपनी लेना चाहेगी ले लेगी। उसके बाद क्या करेगी, हाँ वही है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग टाइप का टेस्ट लेता है। जैसे मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड की स्किल चेक करी तो मैं टेक्निकल ओरिएंटेड टेस्ट लूंगी, थोड़ा स्किल बेस्ड टेस्ट लूंगी, जिससे मैं चेक कर लूँ कि टेक्निकल स्किल किस किस के अंदर है, उस टेस्ट को कौन पार करता है। फिर इसमें जो लोग सेलेक्ट होंगे उनका हम जीडी करवाते हैं। जीडी क्यों मैम, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट में तुम अकेले बैठ के लिख रहे थे, उसमें तुम्हारी काबिलियत मुझे पता चली, लेकिन जब तुम ग्रुप में बैठोगे तो ग्रुप के साथ तुम कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, तुम्हारे अंदर टीम स्किल है या नहीं, वो मैं चेक करना चाहूँगी एज अ कंपनी। तो हमने 8 से 10 लोगों का ग्रुप बना दिया, उनको टॉपिक दे दी और कहा कि आप लोग डिस्कस करें। इससे मुझे पता चल गया इनके अंदर लीडरशिप स्किल क्या है, टीम वर्क कितना है, कॉन्फिडेंस कैसा है और बातचीत कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ लोग सेलेक्ट होंगे क्योंकि सब तो जीडी में अच्छे नहीं होंगे, कुछ लोग लड़ रहे होंगे, हमें समझ में आएगा कि टीम में आगे नहीं चल पाएंगे, उनको हटाते हैं। उसके बाद हम मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब यहाँ से जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं उनको हम हेल्थ चेक के लिए भेजते हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि फिजिकली मेंटली फिट है या नहीं। हो सकता है कम्युनिकेशन जीडी में अच्छे थे, टेस्ट में अच्छे थे, लेकिन मेंटली फिजिकली फिट नहीं है, बीमार बहुत रहते हैं, तो हम क्यों उनको रखेंगे, है ना। हमारे यहाँ ऐसा बंदा आएगा ज़्यादा एब्सेंट रहेगा, हमें क्या फ़ायदा, तो हम वहाँ से भी लोग छाड़ते हैं। फिर हम रेफरेंस चेक करते हैं, इन्होंने फॉर्म में रेफरेंसेस दिए होंगे, तो हम क्या करते हैं, हम रेफरेंस कॉलिंग करते हैं, पूछते हैं इनके प्रीवियस एम्प्लॉयज़ से सबसे कि बताइए ये पहले आप क्या काम किए हैं, उनका क्या फीडबैक है, अच्छा काम किया है, कैसे हैं टीम, मतलब ऑनेस्टी कैसी है, वर्क रिकॉर्ड क्या है, वो हमें पता चलेगा। उसमें भी कुछ लोग हो सकता है जिनका रिकॉर्ड ख़राब हो, छट जाएंगे।
देन फाइनल अप्रूवल। फाइनल अप्रूवल मतलब कैंडिडेट जो सारे टेस्ट और वेरिफिकेशन पास कर लेते हैं उनको हम फाइनली अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। उस अपॉइंटमेंट लेटर में उनका जॉब टाइटल, उनकी सैलरी, उनकी ज्वाइनिंग डेट, टर्म्स ऑफ सर्विस सब कुछ मेंशन होती है। एंड आफ्टर फाइनल अप्रूवल भाई उनका प्लेसमेंट होगा। अब उनको हमने जॉब लेटर दे दिया, उनको हमने अपॉइंट कर दिया, अब वो आएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जॉब पोस्ट जिसके दिया है एबिलिटी के हिसाब से हमको स्पेसिफिक पोस्ट दे देंगे। उसके बाद वो आएंगे और उस राइट जॉब पे वो राइट पर्सन बन के आएंगे और प्लेस हो जाएंगे। तो दिस इज सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीटेड। ठीक है, सिलेक्शन हो गया, अब एम्प्लॉय आ गया और अपनी पोजीशन में बैठ गया। इसके बाद जो आती है कहानी वो होती है आपकी ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग मतलब मैम, ट्रेनिंग मतलब बेटा एम्प्लॉय आया है तो हो सकता है उसको जो तुम्हारे यहाँ स्किल चाहिए वो ना आती हो, या तुम्हारा सॉफ्टवेयर नया है, उसने इससे पहले उस सॉफ्टवेयर पे काम नहीं किया है, तो उसको वो चीज़ सिखाना, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रूबरू कराना, ये करना पड़ता है आपको। ठीक है, हो सकता है वो आया, उसको तुम्हारे सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, इससे पहले इस तरीके के कल्चर में काम नहीं किया, तो आपको उसको फैमिलियर कराना पड़ेगा, आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, नॉलेज और स्किल सिखानी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी। तो इट्स लाइक हेल्पिंग देम लर्न वाइल दे वर्क सो डैट दे कैन डू देयर टास्क फास्टर, बेटर एंड कॉन्फिडेंट पे। जैसे आप देखते हो कि जब नए लोग आते हैं तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सही ये सॉफ्टवेयर है, इसको ऐसे ऑपरेट करते हैं हम लोग, यहाँ से आप कॉलिंग करेंगे, यहाँ पे आपकी कॉल रिसीव होगी, होता है ना। ट्रेनिंग का क्या होता है बेटा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि एम्प्लॉय आया है तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे से काम करना है, बिना गलती के वो फिर सीख जाता है, ट्रेनिंग के थ्रू काम करता है। सुपरविजन कम हो जाता है, एम्प्लॉय जब ट्रेनिंग दे दोगे ट्रेंड हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा, अच्छे से काम करने लग जाएगा, तो तुमको बार बार उसको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सीडेंट कम होंगे, इसीलिए लोग सिखा देते हैं करेक्ट वे। जैसे कोई मशीन ऑपरेटर है, आया है नया, तो उसको हम पहले ही सिखा देंगे पूरा मशीन ऐसे ऑपरेट हो, जिससे भाई वो गलतियां ना करे, और गलती होगी तो उसका हो सकता है चोट वोट लग जाए, तो वो ना हो, इसीलिए हम लोग उसको पहले ही क्या करेंगे, ट्रेनिंग दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमी। ट्रेनिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल रिड्यूस करता है। ऑफकोर्स एम्प्लॉय सीख गया है, सामान वामान बर्बाद नहीं करेगा, अच्छे से काम कर लेगा, मोरल बढ़ जाता है। भाई तुम मान लो तुम कंपनी में गए, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा वहाँ का, तो तुम डीमोरल, तुम्हारा मॉरल गिर जाएगा, तुम्हें लगेगा यार मेरे को काम ही नहीं आ रहा है, ये लोग कुछ बता नहीं रहे कैसे करना है, मेरे को यहाँ का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम मोटिवेटेड नहीं, तुम डीमोटिवेटेड होगे। तो ट्रेनिंग से क्या होता है, मॉरल बढ़ता है। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, ट्रेनिंग हेल्प करती है एम्प्लॉय को कि वो नई नई चीज़ें सीखे, कॉन्फिडेंस आए और आगे ग्रो कर पाए। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, कंपनी में अगर ट्रेन एम्प्लॉय होंगे, सीखे सिखाए एम्प्लॉय होंगे जो काम को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कल को कोई भी चैलेंज आएगा, जैसे मान लो कि मैनेजर एब्सेंट है, तो वो उसकी जगह अपना रोल निभा सकते हैं, उसकी एब्सेंस में रोल निभा सकते हैं, क्योंकि दे आर वेल ट्रेंड, उनको पता है काम कैसे होना है। अब नौसिखिया बैठे रहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे कि क्या करना है। अब तो ट्रेनिंग दो तरीके से दोगे, ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब, ऑन द जॉब बेटा सबसे कॉमन है, जॉब के दौरान दे दो। ठीक है, जैसे मैं गई, मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जॉब मिली, मैंने देखा यार मुझे सिस्टम का नया है, सॉफ्टवेयर अलग है, इनके यहाँ का सिस्टम कॉलिंग का फीडबैक का सब अलग है, तो वो लोग मुझे सिखा देंगे सब कुछ। ठीक है, तो वो हो सकता है वो मुझे जॉब के दौरान सिखाएं, या हो सकता है वो मुझे बाहर ले जाके सिखाएं, मतलब डिस्टर्ब ना कराएं एनवायरनमेंट, और बाहर ले जाके सिखाएं और फिर मुझे कहें कि अब आप काम करिए। तो ऑन द जॉब मतलब जॉब के दौरान सिखाना सबसे प्रैक्टिकल मेथड है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय है जो सीख रहा है वो जॉब को सीखता है वाइल एक्चुअली डूइंग इट अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर और एक्सपर्ट। मतलब कोई एक्सपर्ट है वो मेरे साथ है और मैं काम कर रही हूँ, वो मुझे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना, और मैं उसी दौरान पे सीख रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक ये तरीका है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया। अब इसके कितने तरीके हो सकते हैं। पहला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप मतलब बेटा ये होता है कि जब दौरान के जॉब के ही दौरान की ये टाइप है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का टाइप है पहला अप्रेंटिसशिप। इसमें होता है कि जब तुम जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें वहाँ पे सीखने को क्या मिलेगा, थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे कि तुम क्लासरूम में थे स्कूल में, तो तुमने वहाँ पे कुछ थ्योरी वगैरह सीखी होगी, फिर तुम किसी कंपनी में जाओगे और वहाँ पे उसी काम से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे। जैसे बेसिकली मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूँ, मान लो तुम किसी आईटी कॉलेज में हो और तुमने वहाँ पे सीखा है कि सर्किट को ऐसे वगैरह जोड़ते हैं थ्योरेटिकली, लेकिन तुमने कहा कि मुझे यार इसको काम को करके सीखना है, तो मैंने किसी मैकेनिक के अंदर क्या करी, अप्रेंटिसशिप कर ली। वो मुझे अपने साथ
पूरा काम सिखाएंगे कि इस तरीके से हम इसको जोड़ते हैं, इस तरीके से हम ये फिक्स करते हैं, बनाते हैं, तो मुझे वो चीज़ें वहाँ से सीखने को मिल जाएंगी। तो ये जो ट्रेनी है वो स्किल्ड सुपरवाइज़र के अंडर काम करते हैं 1 से 5 साल। ये बहुत लंबे समय तक का होता है, 1 से 5 साल तक तुम उसके साथ रहोगे, वो तुम्हें सिखाएगा बाकायदा स्किल, और तुम वहाँ पे तुम्हें स्टाइपेंड में मिलेगा, मतलब पैसे भी देंगे तुम्हें, वो थोड़ा बहुत जो भी है वो देते भी हैं। तो यहाँ पे तुम्हें जो तुमने स्कूल में सीखा थ्योरी, उसको तुम प्रैक्टिकल नॉलेज से जोड़ पाओगे। यहाँ पे तुम्हें जॉब जो कर रहा है तुम्हारा जो तुम्हारे बॉस होंगे जो भी हैं, वो तुमको जब जो अप्रेंटिसशिप दे रहे हैं वो तुमको काम सिखाएंगे, तो तुम्हारे अंदर स्किल आएगी। ठीक है, हो सकता है तुम इसके बाद कोई अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हो, है ना। वो तुम सीख गए हो मैकेनिक का काम, तो तुम खुद की भी कर सकते हो चीज़ें। अब समय लगता है बेटा, 1 से 5 साल की पूरी ट्रेनिंग बाकायदा होगी, और कुछ ट्रेनिंग इस ट्रेनर इसीलिए ट्रेनिंग जो है इसलिए छोड़ देते हैं, उनको लगता है बहुत लंबे समय तक हमें यही करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप होती है, आप लोग स्कूल में कॉलेज में जाते हो इंटर्नशिप के लिए, ये लंबे समय के लिए नहीं होती, 1 से 5 साल नहीं, 2 महीना 3 महीना किसी कंपनी में गए, वहाँ पे इंटर्नशिप करी, मतलब मार्केटिंग में करी, तो तुमने वहाँ पे जो अपने स्कूल में मार्केटिंग का, कॉलेज में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा, वो तुमने देखा कि कंपनियाँ कैसे अप्लाई कर रही है, वहाँ पे टीम में गए, उनके साथ उठना बैठना हुआ, उनके साथ 3 महीने तक तुमने भी उनके लिए कैंपेन रन किया, एड्स बनवाए, है ना, तुमने भी सीखा, वो होती है इंटर्नशिप। जरूरी नहीं तुम्हें यहाँ पे स्टाइपेंड मिले, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तुम्हें मिल जाता है। ठीक है, तो तुम जो सीख रहे हो और रियल वर्ल्ड से थोड़ा बहुत तुम वहाँ पे कनेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी पाते हो। ये है तुम्हारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इसमें ना एक है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में GOT, इसका एक और पार्ट था, ए पार्ट, वो स्लाइड से मिसिंग है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप भी ऑन द जॉब का पार्ट है और इंटर्नशिप भी पार्ट है, लेकिन GOT था या क्या था, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, उसमें यही होता है बेटा कि जब तुम, उसमें मैं बता देती हूँ क्या होता है, उसमें यही होता है कि जब तुम जॉब कर रहे होते हो तब तुम्हें ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब जॉब के दौरान, जैसे तुम्हारा एक्सपर्ट है, सुपरवाइजर है, तुम काम कर रहे होगे, वो तुम्हारे साथ बैठेगा, उसी दौरान तुम्हें गाइड करेगा कि चीज़ें ऐसे होनी है, और तुम उसी टाइम पे चीज़ों को सीख जाओगे, करते करते सीख जाओगे। ये वही है OJT, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का पहला टाइप यही होगा जो इसी से रिलेटेड है कि लर्न करोगे जॉब करते समय। तुम्हारी बुक में उसका मेंशन होगा नाम, बट है कॉन्सेप्ट वही, मैंने बता दिया। ठीक है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ये वो ट्रेनिंग होती है जो तुम्हें काम के दौरान नहीं मिलती बल्कि बाहर मिलती है, मतलब वर्क प्लेस से, एक्चुअल वर्क प्लेस से बाहर दी जाती है। दे आर नॉट परफॉर्मिंग रियल वर्क ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब जब तुम काम कर रहे हो उस दौरान नहीं तुम्हें कोई आके बताएगा कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है। जैसे तुम अप्रेंटिसशिप भी कर रहे थे, तो मैकेनिकल अप्रेंटिसशिप कर रहे थे, तो मैकेनिक के साथ काम कर रहे थे, तो तुम्हें काम करते करते ही सिखा रहा था, तुम भी कर रहे थे, वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे तुम्हें एक्चुअल इन्वायरमेंट से अलग ले जाया जाएगा, मतलब हो सकता है कोई वर्कशॉप करवाई जाए, वहाँ तुम्हें चीज़ें सिखाई जाए, या कोई क्लासरूम बना रखा होगा कंपनी ने, प्रोजेक्टर लगे होंगे, वहाँ पे जो नए लोग आते हैं उनको चीज़ें सिखाई जाती हों, या फिर जैसे कोई मशीन चलाने वाला काम है ना, उस तरीके का काम है, तो इन्होंने अपना एक सेटअप बना रखा होगा जहाँ पे उसी जैसी मशीनें रखी होंगी, और वहाँ पे तुम्हें पूरा प्रैक्टिस करवा के फिर एक्चुअल मशीन्स के साथ काम करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसके टाइप क्या है, पहला है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। दिस ट्रेनिंग टेक प्लेस इन सिमुलेटेड इन्वायरमेंट दैट लुक्स लाइक अ रियल वर्ल्ड प्लेस बट इट्स सेपरेट फ्रॉम दैट। ये वही वाला है जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, जैसे मशीन्स हैं, टूल्स हैं, जिसके साथ तुम्हें काम करना है। ठीक है, मैं किसी कंपनी में गई, मुझे मशीन वगैरह चलानी है, तो इन्होंने क्या किया, मुझे उसकी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग दी, मतलब एक ऐसा इन्होंने रियल वर्ल्ड, मतलब कि एक्चुअल इन्वायरमेंट, एक्चुअल मशीन वगैरह सेटअप में नहीं हूँ मैं, ये मुझे एक ऐसे जगह लेके गए जहाँ पे बिल्कुल वैसा ही सेटअप बना रखा है इन्होंने जैसा कंपनी के अंदर है, और मैंने देखा कि वहाँ पे मशीन रखी है, उन्होंने मुझे वहाँ पे चीज़ें सिखाई, वहाँ पे मशीन के साथ काम करना सिखाया, मुझे गलती भी हुई, लेकिन वहाँ पे इनका कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो मुझे एक्चुअल उसमें नहीं सिखा रहे इन्वायरमेंट पे, वहाँ सिखाते तो हो सकता मेरी वजह से पूरा प्रोडक्शन रुक सकता था, कंपनी को की कॉस्ट बढ़ सकती थी, उसको नुकसान हो सकता था। इसीलिए उसने क्या किया, मुझे अलग से एक ऐसे इन्वायरमेंट में सिखाया, उसका नकली इन्वायरमेंट सिमुलेटेड मतलब दिखाया, जहाँ पे कंपनी का प्रोडक्शन भी हैम्पर नहीं हुआ और मैं अपना सीख भी गई काम करते करते। तो ये होती है वेस्टिब्यूल। रियलिस्टिक जॉब ट्रेनिंग मिल जाती है, मतलब रियल जैसा ही तुमको मिलता है, और रेगुलर वर्क भी डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, कोई भी मिस्टेक करोगे तो मैं डर भी नहीं लगेगा
कि यार मैं तो एक्चुअली जॉब में हूँ और मैं गलती कर रहा हूँ, तुम तो सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में गलती कर सकते हो। क्लासरूम ट्रेनिंग है इसका दूसरा टाइप, मतलब या तो तुम्हें सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में लेगा जहाँ मशीन वगैरह रखी है और तुम वहाँ पे काम कर रहे हो, या तो तुम्हें क्लासरूम ट्रेनिंग दे देंगे, मतलब प्रोजेक्टर में ही सब कुछ चला चला के तुम्हें चीज़ें सिखा देंगे। बेसिकली उनके लिए होती है जो कि ऐसे जॉब नहीं होती मशीन वगैरह से, थोड़ा मेंटल लेवल के काम है जहाँ पे तुम्हें प्रेजेंटेशन कैसे देनी है या फिर कंपनी की पॉलिसी क्या है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा ओवरव्यू देते हैं। तो क्लासरूम में तुम्हें लेक्चर्स के थ्रू, केस स्टडी के थ्रू, जीडी के थ्रू चीज़ें सिखाई जाती है, बेसिकली मैनेजरियल थ्योरेटिकल टॉपिक पे, ठीक है। कोई तुम्हारे अंदर स्किल डेवलप करनी है, नॉलेज तुमको देनी है कंपनी के बारे में, या कोई डिसीजन मेकिंग स्किल्स या प्रॉब्लम सॉल्विंग रोल तुम्हारे अंदर डेवलप करने, तो उससे रिलेटेड तुम्हें थियोरेटिकल नॉलेज हम क्लासरूम में दे देते हैं, जो कि क्या होती है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल इन्वायरमेंट से बाहर दी जाती है। तो ऑन द जॉब जो जॉब के दौरान दी जाएगी, ठीक है, और ऑफ द जॉब तो तुम्हें जॉब के बाहर दी जाएगी। पहला है ओके, एक बार मैम ट्रेनिंग हो गई, अब क्या, हाँ ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग होने के बाद जो लास्ट टॉपिक बचता है आपका 2 मिनट का है, वो है ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। एक बार एम्प्लॉय की ट्रेनिंग वगैरह हो गई, इसको हमने सब सिखा दिया, अब हम उसका क्या करेंगे, ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन मींस इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू एम्प्लॉय को कंपनी से, उसके रूल से, वर्किंग कल्चर से एक्सेट्रा। मतलब एम्प्लॉय जो नया आया है उसका ओरिएंटेशन करते हैं, मतलब उसको कंपनी के बारे में बताना, उसकी कंपनी के सारे एम्प्लॉय से उसका इंट्रोडक्शन कराना, उसको बताना है कि उसका बॉस कौन, उसका मैनेजर कौन है ना, कंपनी की कल्चर क्या है, हम लोग कैसे रहते हैं, सब से उसको रूबरू कराना, जिससे एम्प्लॉय को क्या होता है कंपनी के रूल और पॉलिसी पता चल जाते हैं, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, भाई सबसे मिलजुल लेता है, वो कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आया नहीं जानता किसी को, हमने उसका इंट्रोडक्शन कराया, कंफर्टेबल होता है, लोग उसको जान जाते हैं, उससे बातचीत होना शुरू हो जाती है, एक अच्छा इंप्रेशन बनता है, भाई कल्चर ऐसा है, अच्छा सब लोग अच्छे से टीम में फ्रेंडली रहते हैं, ठीक है बढ़िया है, और एम्प्लॉय कम से कम स्मूथली स्टार्ट कर पाता है, वरना वो झिझक में रहेगा कि यार मुझे तो ये लोग जानते नहीं, मैं तो नया हूँ, मैं कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ, तो क्या है यहाँ का कल्चर, क्या है पॉलिसी, तो उसको हमने पहले ही बता रखा है सब कुछ, तो वो थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाता है उसके लिए। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट। ट्रेनिंग वगैरह हो गई, उसको इंट्रोड्यूस वगैरह दे दिया, अब हम उसको प्लेस कर देंगे, हम उसको बता देंगे भाई आपकी ये जॉब है और आप अपना काम अच्छे से यहाँ पे हैंडल करिए। तो राइट पर्सन को राइट जॉब पे हम क्या कर देते हैं, बैठा देते हैं, प्लेस कर देते हैं। इंक्रीज होता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, जब भाई वो राइट पर्सन है, उसी जॉब के लिए बना है, तो अपना बेस्ट देगा, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, गलतियां नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको, क्योंकि वही काम करा जो इसके लिए वो बना है, और उसको लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ होगी, अपना अच्छा करेगा अच्छे से। मतलब तुम सोचो ना, अगर तुमने किसी गलत पर्सन को गलत जॉब में रख दिया तो कितनी दिक्कत होगी। वो पहली बात तो पर्सन भी फ्रस्ट्रेट होगा, क्या मुझे ये काम दे दिया, मैं तो उसके लिए बना ही नहीं हूँ। दूसरा, वो जॉब में भी नुकसान होगा, क्योंकि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा, और कब तक घिसते घिसते आगे बढ़ पाएगा, एक टाइम पे तो वो मतलब फ्रस्ट्रेट होके छोड़ ही देगा, तो वो नहीं होता। तो प्लेसमेंट भी बेटा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, एक बार एम्प्लॉय आ गया सिलेक्शन, उसके बाद तुम उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन प्लेसमेंट करके ट्रेनिंग वगैरह दे के वाइंड अप कर सकते हो। ओके ठीक है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया, आपका ये टॉपिक था रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में डिफरेंस, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के टाइप्स, सॉरी इम्पॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लेसमेंट ओरिएंटेशन बहुत सिंपल है, आ भी गया तो लिख लोगे, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, एंड थैंक यू।